हेलो दोस्तों, ठाकरे कार इसी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने सादा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का बताया मैंने, जो आप मुझे मेरे 27 ब्लॉग में देख सकते हो। अभी मैं आपको ब्लोअर का जो वायरिंग होता है, बेसिक वायरिंग, एक्चुअली ये जो बैटरी, फ्यूज़, ब्लोअर, रेजिस्टेंस कॉइल और स्विच, ये मेन पार्ट होते हैं इसमें। लेकिन ये बेसिक होने के बाद अगर गाड़ी के वायरिंग पे जाते हो तो ये जो सप्लाई आता है 30 एम्पेयर के पहले जो आता है वो एसीसी रिले के थ्रू आता है, वहाँ से भी डिवाइड हो जाता है। तो मैं यहाँ एक पॉइंट कर देता हूँ जो डिवाइड होने के बाद आने वाला है, यहाँ से समझ के चलो। दोस्तों, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई जैसे अपना 30 एम्पेयर के फ्यूज में आता है, मैंने आपको लास्ट इसमें बताया कि बैटरी का डायरेक्ट सप्लाई ब्लोअर को आता है वाया फ्यूज, और जितना भी कंट्रोलिंग है ये अर्थिंग पे चलता है। यहाँ से सब अर्थिंग कंट्रोल होता है। ये कैबिन यूनिट होता है, ये इंजन साइड का यूनिट होता है ज़्यादा करके। ये फ्यूज़ वगैरह इंजन साइड में लगा रहता है, फिर अपने स्टीयरिंग के नीचे फ्यूज़ बॉक्स में लगा रहेगा, लेकिन ये डायरेक्ट आता है ब्लोअर को करंट। अभी मैं आपको इसका ड्राइंग सिखाता हूँ। ये देखिए 30 एम्पेयर का फ्यूज़ यहाँ आ गया, फ्यूज़ के बाद सप्लाई आ गया ब्लोअर मोटर में। ब्लोअर मोटर अगर आप चेक करते हो कभी डायरेक्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्लोअर चालू है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट अर्थिंग लेके यहाँ वायर लगा के अगर चेक करते हो ब्लोअर के दूसरे टर्मिनल में, और पंखा अगर चालू होता है, डायरेक्ट ब्लोअर चालू होता है, तो समझो कि ब्लोअर में प्रॉब्लम नहीं है। और शॉर्ट अगर हो रहा है तो फ्यूज उड़ेगा आपका। गलती से अगर अर्थिंग का वायर अगर यहाँ लग गया, ये पॉइंट को चेक करते हो तो फ्यूज उड़ जाएगा। और आपका पॉइंट अगर यहाँ लगता है ये वायर को, तो ब्लोअर डायरेक्ट चालू हो जाएगा। दोस्तों, मैं इसके साथ डायरेक्ट डायग्नोसिस ही बता देता हूँ आपको एक कि कैसे चेक करना। ये समझ गए, यहाँ अगर डायरेक्ट अर्थिंग लगा फ्यूज उड़ जाएगा। फ्यूज लगा दो दूसरा 30 एम्पेयर का, यहाँ अगर डायरेक्ट अर्थिंग देते हो ब्लोअर चालू हो जाएगा। अगर ब्लोअर चालू है तो, और ख़राब है तो चालू ही नहीं होगा। समझ जाना, ब्लोअर मोटर ख़राब होगी, है बदलाना पड़ेगा। ब्लोअर मोटर निकल के बाहर डायरेक्ट बैटरी पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर वहाँ भी बंद है तो बंद है, और चालू है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो दोस्तों, फिर आपको इसके सामने चलते हैं। करंट यहाँ आ गया, ब्लोअर मोटर में आ गया। ब्लोअर मोटर के बाद ये डायोड है, क्या है, डायोड या फिर फ्यूज। ये फ्यूज रेजिस्टेंस कॉइल में लगा रहता है। बहुत बार कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि ब्लोअर 1 2 3 पे नहीं चलता, डायरेक्ट फुल पे चलता है या फिर हाई पे चलता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, अपने रेजिस्टेंस कॉइल में ये फ्यूज उड़ जाता। फ्यूज उड़ने का आपको मैं कारण बताऊंगा भी। ब्लोअर जाम होने के कारण ही उड़ता है, लेकिन कैसा उड़ता है और किस प्रोटेक्शन के कारण उड़ता है मैं आपको क्लियर बताऊंगा यहाँ पे। दोस्तों, ये अभी यहाँ सब वायर रुक गया है, ये डायोड के थ्रू रेजिस्टेंस कॉइल का, और यहाँ एक दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ के रुक गया। अभी अपना नॉब का है ऑफ पे। अपना नॉब कहाँ पे, ब्लोअर स्विच का, ये क्या है, ब्लोअर स्विच। ब्लोअर स्विच का नॉब कहाँ पे, अभी ऑफ पे है। अभी ऑफ पे है, जैसे अपन यहां से निकाल के 1 पे देंगे, दोस्तों यहाँ देखो 1 पे आती है पट्टी को, ये जो नॉब है ना, ये जॉइंट हो गया ये वाली पट्टी को। आप ब्लोअर स्विच खोल के अगर कभी देखोगे तो आपको भी एक ऐसी पट्टी मिलेंगी जिसके थ्रू एसी का वायरिंग कंप्लीट होता है। जब तक नॉब ऑन नहीं होता, एसी स्विच ऑन नहीं होता, और इस नॉब बंद है और आप कितना भी एसी ऑन ऑफ करो, एसी का स्विच का लाइट नहीं लगेगा, यानी एसी स्विच ऑन ही नहीं होगा। कब तक, जब तक ब्लोअर ऑन नहीं होगा। एसी लाइन में ये फंक्शन इस टाइप से बना गया है, जब तक ब्लोअर ऑन नहीं होगा एसी ऑन नहीं होगा। सर्विस में आप डोमेस्टिक में लो या ऑटोमोबाइल लाइन में लो, कोई भी इसमें जब तक ब्लोअर ऑन नहीं होगा, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा,
क्योंकि सिर्फ कंप्रेसर अगर ऑन होता है तो इधर रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए वो परफॉर्मेंस पूरा आना चाहिए। पहले सिंपल थ्योरी है, अगर हवा आएगा तो उसके बाद ही कूलिंग आने को होना। अगर तुम्हारा कूलिंग आ रहा और हवा नहीं है तो फिर कुछ उसका कोई मतलब नहीं रहा ना। इसलिए दोस्तों ये वायरिंग स्टेप से क्या रहता है, ये वायरिंग का नॉब आपका ये हो गया। एक पे जैसी नॉब आ गया, अपना रेजिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से डायोड से होते हुए पहले रेजिस्टेंस में आ गया, यहाँ से इधर आ गया करंट, यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया, यानी 3 रेजिस्टेंस इसके सीरीज में आ गए, एक ही लाइन में आ गए। और चौथा मोटर, इसके लिए क्या हो गया, करंट जो बहता है वो कम बहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। इसलिए सबसे स्लो चलता है 1 नंबर पे। 1 नंबर पे क्या चलता है, सबसे स्लो चलेगा 1 नंबर पे। ये पट्टी जुड़ गई है अर्थिंग की, ये देखो ये अर्थिंग किया हुआ है, अर्थ, ये भी अर्थ ही आ रहा है। मैं आपको ये डिटेल से बताऊंगा बाद में। एक पॉइंट पे आ गया, स्लो पे आ गया। अभी अपना ये नॉब निकाल के अपन करते इसको 2 नंबर पे। नॉब अपना आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आती क्या हो गया, करंट, मोटर का करंट जो है यहाँ से रेजिस्टेंस एक आ गया, ये दूसरा यहाँ से इधर आएगा लेकिन यहाँ रुक गया। करंट यहाँ से इधर आ रहा है लेकिन रुक गया, इसलिए क्या होगा, करंट यहाँ से बहना चालू हो गया, ये अर्थ आ गया। ये हो गया अपना 2 नंबर का पॉइंट। 2 नंबर के पॉइंट में जैसे आ जाएगा, एक रेजिस्टर कट कम हो गया ना इससे, तो मोटर इससे ज़्यादा फास्ट घूमेगी, थोड़ा फास्ट। तो अपन इसको क्या लगते हैं, मीडियम, मीडियम से जाएगा, MEDIUM, मीडियम स्पीड घूमेगा, MEDIUM, मीडियम स्पीड में आ गया। अब देखो अपना ये ब्लोअर नॉब अगर ये तीसरे पॉइंट पे चले जाता है, तीसरे पॉइंट पर जैसे गया तो ये मोटर का करंट डायोड से होते हुए एक ही रेजिस्टेंस कॉइल में से आएगा। जो रेजिस्टेंस कॉइल जो होता है उसमें ये तीसरा नंबर का रेजिस्टेंस ये मोटे तार का होता है। आपको तीनों स्पीड का रेजिस्टेंस आपको 3 अलग अलग डायम इसका मिलेगा। ये मोटा रहेगा, ये मीडियम रहेगा, एकदम बारीक रहेगा। अगर कोई कारण से अगर रेजिस्टेंस कॉइल में का बारीक तार अगर टूट जाता है तो समझो कि इसका 1 नंबर का स्पीड बंद हो गया। उससे थोड़ा मोटा जो है वो अगर पॉइंट टूट गया तो समझो कि 2 नंबर और 1 नंबर दोनों बंद हो गए। और तीसरा स्पीड तो ज़्यादा करके खराब होता ही नहीं, 1 और 2 ही खराब होता है। तीसरा स्पीड खराब होता है तो डायरेक्ट ये डायोड उड़ जाता है। अब देखो दोस्तों, अगर अब यहाँ मैं समझा के बताऊँ, अगर आपका 1 नंबर का रेजिस्टेंस कॉइल ब्रेक हो गया और ये कांटा अगर यहाँ है तो आपका 1 का स्पीड नहीं चलेगा, 2 और 3 चलेगा। अगर आपका ये कांटा बंद है तो 1 भी नहीं चलेगा और 2 भी नहीं चलेगा। ये देखो बंद हो गया, यहाँ नॉब रहा ना तो ये कट गया यहाँ से। इसलिए ज़्यादा करके 1 नंबर का रेजिस्टेंस कॉइल खराब होता है ज़्यादा करके, क्योंकि सबसे बारीक होता है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट ज़्यादा बहता है तो पहले ये खराब हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये डायोड क्यों उड़ जाता, 3 नंबर के स्पीड पे एक ही रेजिस्टेंस कॉइल है जो मोटी है, जिसमें से ज्यादा करंट बहता है। क्योंकि मोटर जब 3 पे घूमेगा, फास्ट रहेगा ना ज्यादा, तो 3 पे तो इसमें से ज्यादा करंट बहेगा इसके दोनों के कंपेयर में। अगर मोटर जाम है अपनी या फिर मोटर में कुछ डिफेक्ट है तो इसमें से ये रेजिस्टेंस कॉइल में से थोड़ा और ज्यादा करंट बहेगा, क्योंकि वो मोटर अगर बराबर चल रही है तो इसका रेजिस्टेंस मैच होते रहता है। इसका रेजिस्टेंस और कम हो गया जाम होने के कारण तो करंट ज़्यादा बहेगा, तो इसमें से ज़्यादा करंट बहेगा। तो ज़्यादा करंट बहा तो रेजिस्टेंस कॉइल लाल होने की, हीटअप होने की, जो आग पकड़ती है वो पकड़ने के चांसेस रहते हैं। तो वो प्रोटेक्शन के लिए आग नहीं पकड़े उसके लिए डायोड दिया जाता है, तो ये डायोड जल जाता है। डायोड ब्रेक होने से तीसरा नंबर का स्पीड आपका बंद हो जाएगा और सिर्फ आपका मोटर ये 4 नंबर की स्पीड पे चलेगा।
4 नंबर पे स्पीड पे आपका मोटर डायरेक्ट पॉइंट पे चलता है, इसमें कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं आता है, कोई नहीं आता। क्लियर वायरिंग है। इतना समझ गए। अभी अपन चलते एसी के वायरिंग पे। एसी के वायरिंग के लिए अभी अपने को एक रिले बना लेते हैं। दूर हो गया, नजीक बना लेते हैं। नहीं दोस्तों, आज अपन एसी कॉम्प्रेसर से करेंगे। कल नेक्स्ट इसमें अपन ब्लोअर, एसी स्विच और कंडेंसर फैन जो दोनों ऑपरेट होते हैं वो भी बताऊंगा। अभी अपन सिर्फ एसी के स्विच के साथ जो अपना पूरा वायरिंग आता है वो पूरा करेंगे। अभी क्या होता है, ये 2 कॉम्प्रेसर, ये कॉम्प्रेसर का सप्लाई पकड़ के चलो, क्या आउटगोइंग रिले से कॉम्प्रेसर, ये है कॉम्प्रेसर रिले, कॉम्प्रेसर रिले। बाद में आपको डिटेल्स में एक फुल वायरिंग डायग्राम निकाल के आपको इसको दिखाऊंगा और वो स्टडी भी कराऊंगा। लेकिन पहले आपको बेसिक आइडियाज देके मैं आपको ये फंडा क्लियर करता हूँ। ये 30 एम्पेयर का फ्यूज है। 30 एम्पेयर के फ्यूज के पहले अपनों को एक फ्यूज लगेगा यहाँ, जो 10 एम्पेयर का है। 10 एम्पेयर का फ्यूज आएगा। अभी अपन एसी के इस पे जा रहे हैं। ये ब्लोअर का तो हो गया। अभी आपको एसी वायरिंग पूरा क्लियर करना है। ये फ्यूज का वायर आने के बाद ये दोनों वायर को लग गया, हो गया। ये जो रिले का वायरिंग है, यहाँ से अभी अपना एसी का वायरिंग चालू हो जाएगा। एक ये, एक स्विच, ये दूसरा स्विच। अभी देखो रिले के आने के बाद पहला ये स्विच जो है ये प्रेशर स्विच है। ये क्या अपना प्रेशर स्विच। अभी जो वायरिंग दिखा रहा हो प्रेशर स्विच एंड थर्मोस्टेट वाली दिखा रहे हैं अपन, थर्मिस्टर वाली नहीं। अभी थर्मोस्टेट जो आते थे कार एसी में, जैसे 800 में आता था, इंडिका में आते थे और बहुत से गाड़ी में आते हैं, पुरानी इसमें। अब नए इसमें तो सभी इसमें थर्मिस्टर है। और ये है थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के बाद आएगा अपना एसी स्विच। एसी स्विच आपको ऐसा ही दिखाना पड़ेगा। ये क्या है? एसी स्विच। एसी स्विच के बाद आएगा ये वाला पॉइंट जो आएगा, ये ब्लोअर मोटर को लगेगा, ब्लोअर स्विच को लगेगा। अभी ये फ्यूज से करंट यहाँ आ गया, रिले में आ गया। रिले के थ्रू पहले प्रेशर स्विच वर्क ऑन कब रहेगा? जब सिस्टम में गैस है। अब ये समझ के चलो कि इसमें अपने सिस्टम में गैस है, इसका मतलब प्रेशर स्विच ऑन है रेगुलर में। अगर गैस नहीं है तो ऑफ रहेगा। ये ड्यूल प्रेशर स्विच है, जिसका प्रेशर स्विच के बारे में आपको डिटेल्स में और बताऊंगा नेक्स्ट इसमें ब्लॉग में। ये देखिए, ये स्विच हो गया प्रेशर स्विच के बाद थर्मोस्टेट अपना रेगुलर ऑन रहता है। ऑफ कब होता है? टेम्परेचर लो होने के बाद, जब अपना जो सेटिंग रहता है। ये थर्मोस्टेट लो इस पे चलता है, ये निगेटिव टेम्परेचर पे चलता है। जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा वैसा वैसा वो कट होने के सेटिंग पे जाएगा। और पीटीसी में पॉजिटिव में जाता है। जैसा टेम्परेचर बढ़ता है वैसा वो कट के लेवल में जाता है। वो तो मैन्युफैक्चरिंग वाले का
फंडा है, अपना को उतना विषय नहीं उसमें, अपना को सीधा सीधा स्टडी करना है, खराब हो गया बदला दो, विषय खत्म। ये थर्मोस्टेट और ये एसी स्विच, एसी स्विच है, लेकिन एसी स्विच के पीछे अगर देखोगे आप, सादे वाले एसी स्विच कोई भी ले लो, तो उसमें 3 पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट आते हैं, और एसी का बटन ऑन करने से एक लाइट लगता है उसमें। सादा अगर पकड़ो तो जैसा खटके वाले जो गाड़ी किसमें जो वायरिंग में लगाते हैं, नॉब वगैरह स्विचेस लगाते हैं, उसमें 2 ही पॉइंट आते हैं। लेकिन एसी, अपने जो एसी का जो स्विच है उसमें 3 पॉइंट आते हैं। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है आपको दिखा दो, ये रिले के पहले से यहां से एक वायर और आएगा बारीक वाला, और यहाँ ये लाइट का, ये लाइट है, क्या है, ये लाइट है, इसका पॉइंट आएगा आपका यहां आएगा। करंट आ गया है, सिर्फ अर्थिंग मिलने का बाकी है उसको। अब देखो दोस्तों, जैसे भी आप एसी स्विच ऑन करते हो, ये 2 अगर ऑफ भी आपके थर्मोस्टेट और प्रेशर स्विच बंद भी है, तो आपका एसी का लाइट लगने को होना। अभी देखो, ये प्रेशर स्विच भी ऑन है, थर्मोस्टेट भी ऑन है। एसी स्विच जैसे अपन ऑन करेंगे, करंट यहां से होकर ब्लोअर स्विच की स्रोत होते हुए अर्थ हो जाएगा। अगर अपना ये स्विच बंद है ब्लोअर का, करंट ये रुक गया, एसी ऑफ। जैसा अपना नॉब 1 पे आएगा चालू हो जाएगा, 2 पे आएगा चालू रहेगा, 3 पे आएगा चालू रहेगा, 4 पे आएगा चालू रहेगा। प्रेशर का अगर प्रॉब्लम आ गया, सिस्टम बंद हो जाएगा। थर्मोस्टेट अगर ऑफ हो गया, सिस्टम बंद हो जाएगा। सिस्टम बोलने से एसी सिस्टम। दोस्तों, आपको इतना समझ गया होगा। अगर इतना समझ गया है तो आप इजीली प्रैक्टिस करो, थोड़े थोड़े ध्यान दिया करो। जैसे ही आप स्टडी करोगे तो आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। एक्सपर्ट बनोगे, जितना आप एक्सपर्ट बनते जाओगे उतना पैसा कमाने के लिए कैपेबल होते जाओगे। आप ये मत सोचिएगा मैं पैसा कमाने का अगर प्लानिंग दे रहा हूँ तो मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स देते जाऊँगा। स्पेशल टिप्स नहीं दूंगा, हर वक्त थोड़ी थोड़ी टिप्स दूंगा और आपको वो फॉलो करना है। तो किस टाइप से करना है वो आपको सोचना है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो फ्रेंड्स को। और आप अपने फ्रेंड्स को बताओ कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप मेरे वीडियो देखो और लाइक करो। और दोस्तों, मेरे एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आज जो भी टेक्नीशियन है आपके कांटेक्ट में वगैरह, आप सब एक में को सपोर्ट करो। रेट में बार्गेनिंग मत कर दो। अगर आपके पास से कोई कस्टमर काम करके जाता है, काम करके पूछ के जाता है और आपको डाउट है कि ये कहीं और जा रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके या फिर मैसेज करो कि ये गाड़ी को मैंने ये कॉस्टिंग बताया है, ताकि रेट में सैचुरेशन ना आए। 50-100 रुपये का रेट कम ज़्यादा करके काम कर दो, ऐसा बोलो। सब एक में के होल्डिंग में रहो, फिर देखो कैसा मोनोपोली चलता है। थैंक यू।